आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट शौकत अली सूफी। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। पंजाब में सिक्योरिटी की हालिया खिलाफ वर्जी के पेश नज़र हफ्ते को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मरकजी टीमों समेत कम अज कम 7,000 पुलिस एहलकार वज़ीर आज़म के आधे दिन के दौरे के लिए शहर के मुज़ाफ़ात में 2 प्रोग्रामों में शिरकत के लिए सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर तैनात किए जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस M महेंदर रेड्डी दीगर आला अहदेदारों के साथ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दोनों मुकामात पर फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। पंजाब के बरक्स जहां किसानों के एहतजाज ने वज़ीर आज़म के काफिले को गुज़िश्ता माह एक फ्लाई ओवर पर फंसा कर छोड़ दिया था, उनके दौरे हैदराबाद के दौरान किसी ग्रुप की तरफ से एहतजाज का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन हुकाम कोई मौका नहीं ले रहे हैं। काफ़ी एहतियात के तौर पर दोनों मुकामात की तरफ जाने वाली सड़कों पर पुलिस एहलकारों को तैनात किया जा रहा है। हालांकि मोदी एक हेलीकॉप्टर में प्रवास करने वाले हैं। शहर के मुज़ाफ़ात में शमसाबाद में RGI पर उतरने के बाद वज़ीर आज़म हैदराबाद के करीब पटेंचरू में वाक़ बैनुल अक़वामी फसलों के तहक़ीक़ी इदारे बरानी बंजर ट्रॉपिक्स के कैंपस का दौरा करने के लिए क्रिसैट जाएंगे। पड़ोसी ज़िले संगारेड्डी के पटनचेरू के लिए प्रवास करेंगे। 50वीं सालगिरह की तक़रीबात का इफ्तिताह करने के बाद मोदी हवाई अड्डे पर क्रिसैट से वापस आएंगे और फिर रामानुजाचार्य आश्रम में मसावात के मुजस्मे की नकाबकुशाई के लिए हवाई अड्डे के करीब रंगारेड्डी ज़िले के मुचिंतल के लिए सड़क के जरिए रवाना होंगे। उसके बाद वो दिल्ली वापस आने के लिए RGI के लिए प्रवास करेंगे। सदर TRS व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत और दुबाक व हुजूराबाद असम्बली नशिस्त पर TRS की शिकस्त और बीजेपी की कामयाबी को देखते हुए ज़राए के मुताबिक फिर एक मरतबा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीजेपी और कांग्रेस से दूरी रखते हुए तीसरे महाज की सरगर्मियां तेज करते हुए इस सिलसिले में हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं और इस बात का जायजा ले रहे हैं कि कबल अज़ीं 2023 में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात में TRS को रियासत में तीसरी मरतबा इक़्तिदार पर लाएं और बाद अज़ान 2024 में मुनक़िद होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में रियासत के 17 पार्लिमानी नशिस्तों में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी को मुमकिन बनाएं और 2019 में जिन पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी और कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की है, उन नशिस्तों पर TRS को कामयाबी से हमकिनार बनाने बिलखुसूस करीमनगर, नलगुंडा, मलकाजगिरी, निज़ामाबाद, आदिलाबाद की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के सिलसिले में पार्टी कायदीन को अभी से सरगर्म हो जाने की हिदायत दी है और 2024 के आम इंतखाबात से कबल तीसरा महाज कायम करते हुए बीजेपी को मरकज से बेदखल करने की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने महबूब नगर का दौरा करते हुए जड़चल्ला में रैतु वेदिका और 40 डबल बेडरूम मकानात की घर भरानी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, सविता इंदिरा रेड्डी, निरंजन रेड्डी, TRS अराकीन असम्बली लक्ष्मा रेड्डी, B राजू, वेंकटेश्वर रेड्डी और अराकीन कानून साज काउंसिल और दीगर मौजूद थे।
वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के.टी. रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि जड़चल्ला के कोडंगल में 2 करोड़ की लागत से 40 डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए बगैर 1 रुपया लिए के कमज़ोर तबकात में मकानात तकसीम करने के इक़दाम किए। उन्होंने बताया कि साबिक़ हुकूमतें 1 बेडरूम के मकानात 40% मुस्तहिक़ीन से हासिल करते हुए फराहम करते थे, जबकि टीआरएस हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में डबल बेडरूम मकानात फराहम कर रही हैं, जिसमें 2 रूम, 1 हॉल, किचन और 2 टॉयलेट और कॉम्प्लेक्स में मियारी लिफ्ट की सहूलत के अलावा दीगर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। అరుణ కదా ఎక్కడ ఉండేది ఇదివరకు ఒకసారి చెప్పు. చిన్న ఇంట్లో ఉండేది సార్. ఎంతమంది పిల్లలు? 3 సార్. గురు మరి ఎవరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నావు? ఎవరు ఇచ్చారు ఇల్లు నీకు? కేసీఆర్ అన్న సార్ ఇచ్చింది. జై థ్యాంక్ యూ అరుణ, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, బాయ్, థ్యాంక్ యూ. శబానా ఇधर आओ. मुबारक शबाना आपको. आपको भी मुबारक सर. खुश हो आप? घर से खुश हो? खुश हो गए. कितने बच्चे आपके? 3 बच्चे हैं सर. क्या कर रहे बच्चे आपके? बच्चे पढ़ रहे. गुरुकुल पाठशाला में कहीं माइनॉरिटी स्कूल में पढ़ रहे कोई? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे सर. अच्छा तालीम मिल रहा है उनको? अच्छा पढ़ रहे. खुश है घर से आप? घर से खुश है और रेशन चावल से भी खुश है और हमारे गांव के सरपंच साहब सब लोग, बड़े लोग, आप लोग, केसीआर सर, सब जने हमारे को मदद कर रहे हैं और ऐसी खुश रखे हमारे को. जय तेलंगाना. जय तेलंगाना. थैंक यू शबाना, बहुत अच्छा बोले आप. तकरीर भी अच्छा आपका. ఏం పేరుమా? బాలమణి. భయపడుతున్నావు బాలమణి కరోనాకు? ఇగో పేరేంటిది? బాలమణి. భయపడుతున్నావు కరోనాకు? ఏం లేదు సార్, ఏం భయపడదు. ఏం కాదు కదా? ఏం కాదు. వ్యాక్సిన్ వేసుకున్నావా? ఇల్లు ఎట్లుంది? చిన్నగా ఉన్నది. ఇప్పుడు చిన్నగా ఉందా? ఇదివరకు చిన్నగా ఉందా? ఇదివరకే చిన్నగా ఉన్నది. ఇప్పుడు కేసీఆర్ సార్ ఇస్తుంది కదా, మంచిగా ఉంది. సంతోషం. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ బాలమణి. జరుగుతాయి. లలితమ్మా నమస్తే. ఫోటో చక్కగా లలితమ్మ ఇక్కడ రా. ఏం పేరమ్మా? ఏం పేరు? లలితమ్మ. ఎంతమంది పిల్లలు? ఒక కొడుకు ఒక బిడ్డ. ఇప్పుడు ఇల్లు సంతోషమా? సంతోషంగా. ఇదివరకు ఎక్కడ ఉండేది? రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణలో మాత్రమే. తెలంగాణ కాకుండా ఇంకా భారతదేశంలో మరొక 27 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. ఇంకా 27 రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్లు, బీజేపీ గవర్నమెంట్లు ఉన్నాయి. ఎక్కడన్నా పోదాం, మీరు ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి వస్తాం. నేను, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు, నిరంజన్ రెడ్డి గారు, లక్ష్మారెడ్డి గారు, బాలరాజు గారు, మేమందరం వస్తాం. కిరాయిలు కూడా మేమే పెట్టుకుంటాం. యాడికి రమ్మంటే ఆడికి వస్తాం. ఒక్క పల్లె చూపెట్టండి ఎక్కడన్నా మీ రాష్ట్రాల్లో, మీ పరిపాలిస్తున్న మీ ప్రభుత్వాలు ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఒక్క పల్లెలోనన్నా మా తెలంగాణ పల్లెల్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి చూపెట్టండి అని చెప్పి నేను ఆ పార్టీలో నా నాయకులను సవాల్ చేస్తా ఉన్నా. 1, 2 కాదు. ఈరోజు తెలంగాణలో 12,769 గ్రామ పంచాయతీలు ఉంటే ప్రతి గ్రామ పంచాయతీలో ఒక నర్సరీ ఉంది. ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఒక ట్రాక్టర్ ఉన్నది. ప్రతి గ్రామంలో ఒక ట్యాంకర్ ఉన్నది. ప్రతి గ్రామంలో ఈరోజు ఎక్కడ పోయినా మీకు చెట్లు స్వాగతం పలుకుతున్నాయి. ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి ఇంటి ముందర ఈరోజు మా ఆడబిడ్డలు బయటికి దూరం పోయే అవసరం లేకుండా చక్కగా మంచినీళ్లు ఉన్నాయి. ప్రతి ఇంటికి ఈరోజు ఒక టాయిలెట్ వచ్చింది. ప్రతి ఊళ్ళో ఈరోజు బ్రహ్మాండంగా ఎక్కడెక్కడైతే 5,000 ఎకరాల చొప్పున మనం కట్టుకున్నామో రైతు వేదికలు వచ్చినాయి. ప్రతి రైతు అకౌంట్ లో రైతు బంధు రూపంలో ఒక్కొక్క పంటకు 5,000 రూపాయలు ఒక్కొక్క ఎకరానికి చొప్పున డబ్బులు పడుతున్నాయి. ప్రతి రైతుకు గుంటెడు భూమిన రైతైనా 5 లక్షల జీవిత బీమా, రైతు బీమా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేదు, ఇక్కడనే వస్తున్నది. రైతు ఈ రోజు వ్యవసాయం చేసుకుంటానంటే మీ దుందుబి నది మీద, ఈ దుందుబి వాగు మీద కొత్తగా చెక్ డ్యాంలు కూడా మంజూరు కాబోతా ఉన్నాయి. కట్టించి మీ అందరి కళ కూడా, శాశ్వతమైన కళను కూడా తీర్చబోతున్నది మళ్ళీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే. ప్రతి రైతుకు ఈ రోజు నాణ్యమైన 24 గంటల కరెంట్ వస్తున్నది. మరి నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఒక్కసారి ఆలోచించమని. ఎట్లుండి మన పరిస్థితి తెలంగాణ రాకముందు, కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి కాకముందు ఎట్లుండే? కరెంటుకి ఎంత గోస ఉండే? పట్టపగలు పండుకుందామంటే ఒక అర్ధగంట వండుకుందామంటే ముసలోళ్ళు ఫ్యాన్ తిరగది, పంక తిరగది.
రైతు కరెంటు ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు, మోటార్ ఎప్పుడు చాలు చేయాలనో తెలియదు. आज नमाज जुमा की अदायगी के बाद सैकड़ों नौजवानों ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायद में नारेबाजी की और बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। हैदराबाद के मुख्तलिफ महलों में भी ऐसे ही नज़ारे देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी पर किए गए हमले से हैदराबाद के लोग सख्त नाराज हैं। खास तौर पर नौजवानों में शदीद गम और गुस्सा है। कुछ दुकानदारों ने पुराने शहर में अपनी दुकानें और इदारे बंद रखे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद भी नमाज जुमा के वक्त चार मीनार पर मौजूद थे। पाशा खदरी ने मक्का मस्जिद में खुसूसी दुआ करवाई। मस्जिद वजीर अली, मस्जिद सलाहुद्दीन, मस्जिद हाफिज डंका और दीगर मसाजिद में असदुद्दीन की दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। दरगाह सुफून में भी मजलिसी कायदीन ने गुल्हा अक़ीदत पेश करके असदुद्दीन अवैसी के लिए दुआ का एहतमाम किया। नौजवानों ने ज़बरदस्त लेकिन पुरअमन एहतजाज किया। रियासती वजीर सेहत व मालिया टी हरीश राव ने कहा कि 1100 करोड़ रुपए खर्चे से 215 एकड़ पर वरंगल हेल्थ सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि तेलंगाना के अवाम असरी कारपोरेट तर्ज का इलाज मुफ्त करवा सकें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव उन करीब शहर के अतराफ तामीर किए जाने वाले 4 तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, तेलंगाना स्टेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और रोड एंड बिल्डिंग महकमे के अहदेदारों से खिताब कर रहे थे। वज़ीर सेहत ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तेलंगाना को मुल्क का सबसे बड़ा और असरी मेडिकल हब में तब्दील करना चाहते हैं और वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि इमारतों की तामीर में म्यार पर किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों के लिए असरी टेक्नोलॉजी अपनाते हुए हर तरह के मर्ज के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने के लिए मेडिकल स्टाफ को हिदायत दी है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और उसके मुताबिक कम से कम 1000 बिस्तरों के अस्पताल के क़याम के लिए कोशिशां हैं। हरीश राव ने अहदेदारों से कहा कि मेडिकल कॉलेजों के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर नेशनल मेडिकल कमीशन से रहनुमायाना क़वायद के मुताबिक होना चाहिए। क़ब्ल अज़ीं वज़ीर सेहत हरीश राव ने आलमी यौम कैंसर के मौके पर मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में 3 करोड़ रुपए की लागत से NGO की जानिब से तैयार करदा खुसूसी कैंसर स्क्रीनिंग बस का इफ्तिताह किया। वज़ीर मौसूफ ने कैंसर अस्पताल की मज़ीद तोसी के लिए अस्पताल से मुत्तसिल 3 एकड़ अराज़ी और फंड्स की मंजूरी का तयक़ुन दिया।
सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने दस्तूर को बदलते हुए दोबारा तहरीर करने का मुतालबा किया। वो तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र गैर वाजिब मुतालबा किया, जबकि हकीकत में TRS हरीश राव से पाक तेलंगाना की इस वक्त ज़रूरत है। बंडी संजय आज धर्मापुरी अरविंद स्वयं बाबू राव BJP अराकीन पार्लिमान के हमरा नई दिल्ली में तेलंगाना भवन तक पार्लियामेंट पैदल मार्च के बाद इहाते पार्लियामेंट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि KCR ने खानदान तेलंगाना की दौलत को लूटते हुए अवाम को मखरूज बना रही है और अपने वादों में नाकाम होने के बाद अवाम की तवज्जो हटाने के लिए दस्तूर में तरमीम का मुतालबा करते हुए अवाम की तवज्जो रियासत की तरक्कियाँ से हटाकर गैर ज़रूरी मबाहिस पर मुंतकिल कर दी है। रियासत में लाखों बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवान हुकूमत से आस लगाए बैठे हैं और हुकूमत किसानों को उनकी पैदावार न खरीदते हुए माशी तौर पर कमजोर कर रही है। पीछे चलो थोड़ा पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, मेरे गाने को पीछे चलना। बीजेपी लीडरों के साथ हमला करने वाले नौजवानों की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें CM से लेकर डिप्टी CM और कई बीजेपी के लीडर देखे जा सकते हैं। ये दोनों ने असदुद्दीन पर कल हमला किया था। अब इस वायरल तस्वीर में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। वहीं असदुद्दीन अवैसी पर जानलेवा हमले को लेकर मजीद मामलात गरमाते जा रहे हैं। मोतबर ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने अवैसी की सिक्योरिटी का जायजा लिया है, उसके बाद उन्हें Z कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया। ताहम अवैसी ने कहा है कि वह न तो हमलावारों से डरेंगे और न ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। मरकजी हुकूमत ने AIMIM के सरबराह असदुद्दीन अवैसी को Z ज़मरे की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया है। अवैसी पर जुमेरात को यूपी के हापुड़ में हमला हुआ था। मोतबर ज़राए ने बताया कि हुकूमत ने अवैसी की सिक्योरिटी का जायजा लिया है, उसके बाद उन्हें फौरी तौर पर Z कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का फैसला किया गया है। अहम अवैसी ने कहा है कि वो न डरेंगे और न ही तहफ़्फ़ुज़ हासिल करेंगे। पार्टी के लोगों ने कहा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता। सर, मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर,
इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले, मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डरकर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं, आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है, 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट। कायद तेलंगाना कांग्रेस मखन्ना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिस तरह आईन में तब्दीली की बात की है, यह अंदाजा सिर्फ बादशाहों का हो सकता है। आईन के बगैर सिर्फ बादशाही सल्तनत पर राज कर सकते हैं, जबकि जमहूरियत के लिए एक मजबूत और काबिल कबूल दस्तूर की ज़रूरत है। बाबाए दस्तूर डॉक्टर BR अम्बेडकर का तैयार करदा दस्तूर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अगर दस्तूर में तरमीम की ज़रूरत लायक होती है कि पूरे मुल्क की आवाम को एतमाद में लेना पड़ेगा, वरना तरमीम से मुताल्लिक़ बातों की औकात नहीं है। कायदे कांग्रेस मखन्ना पार्टी ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुल्की दस्तूर के मामले में बीजेपी के तर्जुमान का रोल अदा करते हुए तरमीम का मुतालबा कर रहे हैं। बीजेपी दलितों को दस्तूर में दी गई तहफ़्फ़ुज़ात की ज़मानत को बर्खास्त करना चाहती है और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीजेपी के वफादार की तरह आइन में तरमीम के मुतालबे का दरवाज़ा खटखटाते हुए आलाज़ात की खुशनुदी हासिल करने के लिए कोशां हैं। भट्टी विक्रमार्का ने वज़ीर आला को मशवरा दिया कि अगर वो आइन में तरमीम के ख्वाहिशमंद हैं तो सबसे पहले अपना मद्दुआ अपोजिशन के सामने रखें, इसके बाद फिर NGOs को इसमें शामिल करते हुए अपना हमनवा बनाएं। सदर नशीन किसान राब्ता कमेटी और रुकने कानून साज काउंसिल पल्ला राजेश्वर रेड्डी वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत भर के अजला का दौरा करते हुए रियासत भर में किसान राब्ता कमेटी को दोबारा मुतहरिक करने के सिलसिले में सरगर्म हैं। अब तक ये कई अजला के किसान राब्ता कमेटियों के अरकान से मुलाकात करने के अलावा रियासत के किसानों से मुलाकात करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत के किसानों के साथ इंसाफ करने और मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदी को लेकर संजीदगी का मुजाहरा करते हुए मरकज़ पर मुसलसल दबाव डाल रहे हैं कि वो रियासत के किसानों से धान की खरीदी करें और रियासत के किसानों को रियासती हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाली सहूलतों से वाकिफ करवाएं और बताया कि मुस्तक़बिल में मज़ीद सहूलतें फराहम की जाएंगी। साबिक़ वज़ीर TRS कायद मकतुबपल्ली नरसिम्हलू ने रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय से सवाल किया कि तेलंगाना हाई कोर्ट में एक हरिजन जज नहीं है, मगर बीजेपी जय भीम के नारे लगाती अपनी सियासी दुकान चमकाने की फिक्र में है। नरसिम्हलू ने कहा कि बीजेपी को दलित के हुकूक पर बात करने का हक नहीं है। अगर बीजेपी दलितों के हुकूक की बात करती है तो ये बताए कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली 18 रियासतों में दलितों के लिए क्या किया गया है। नरसिम्हलू आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को दलितों का हमदर्द और रहनुमा करार दिया और जिन्होंने दलित बंधु स्कीम के जरिए दलितों के घरों को खुशहाल बनाने का अमली इक़दाम किया है। नरसिम्हलू ने कहा KCR 2022 के बजट में 20,000 करोड़ रुपए दलित बंधु स्कीम के लिए मुख्तस करने का अज़्म रखते हैं। आज हुजूराबाद के दलित खानदानों में ईद का समा नजर आ रहा है।
जहां पर दलितों के बैंक अकाउंट में रास्त 10 लाख रुपए जमा कराए गए हैं। दलित कायद ने बीजेपी से सवाल किया कि उन्होंने हुजूराबाद की कामयाबी के बाद दलितों की फलाह व बहबूद पर कौन से इक़दाम किए, उसका इजहार करें। बीजेपी सिर्फ दलितों के लिए महफूज असेंबली हलकों में दलितों के वोट हासिल करने की मनसूबाबंदी कर रही है और बीजेपी को दलितों के सिर्फ वोट चाहिए। मुल्क की तरक्की में दलितों को बीजेपी हिस्सेदार बनाना नहीं चाहती है। जुमेरात की शाम के उस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ जिसमें MIM के सदर जनाब असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी के टायर पंक्चर करते हुए गोलियां चलाई गई। ये राहत की बात है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यूपी में इंतखाबी मुहिम के चार्जशुदा माहौल में इस तरह की कोशिश इसके मकासद और जिम्मेदार क़ुव्वतों के बारे में बहुत सारे शुकूक पैदा करती है। इलेक्शन को पोलराइज करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और सिर्फ मुजरिमों की निशानदेही के लिए बल्कि उनके पीछे वालों को बेनकाब करने के लिए मुकम्मल छानबीन ज़रूरी है। ये बात साबिक़ वज़ीर मरीश शशिधर रेड्डी ने कही। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वाक़या वाज़ेह तौर पर इंतखाबी फ़ायदे के लिए यूपी में लोगों को पोलराइज करने के लिए फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को हवा देने के लिए तैयार किया गया है। सियासी इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं लेकिन ऐसी कोशिशें काबिल कबूल नहीं। मैं ज़ाती तौर पर श्री अवैसी की हिफाजत के लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं मुतालबा करता हूँ कि उनके लिए मुनासिब हिफाजती इंतज़ाम किए जाएँ। मज़ीद मैं चाहूँगा कि श्री अवैसी इंतहाई मोहतात रहें और ज़ाती सतह पर भी तमाम ज़रूरी हिफाजती इक़दाम करें, मरीश शशिधर रेड्डी ने कहा। डीजीपी गौतम स्वांग के जुमा को एपी के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात की। तकरीबन आधे घंटे तक जारी रहने वाली मीटिंग के दौरान मालूम हुआ कि ज़्यादातर बहस चलो विजयवाड़ा के मौजू पर हुई। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला ने गिरफ्तारियों और पाबंदियों के बावजूद कारकुनों की जद्दोजहद की कामयाबी पर डीजीपी से सवाल किया। इसी तरह कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने मुलाजिमीन के साथ पुलिस के ताउन पर डीजीपी से सवाल किया। सूरत हाल पुलिस की तवक्को से मुख्तलिफ थी क्योंकि तकरीबन 4 किलोमीटर लंबी BRTS सड़क मिनटों में मुलाजिमीन से भर गई। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला ने डीजीपी से वजाहत तलब की है कि ये तमाम पेशरफ्त कैसे हुई। हुकूमत को शिकायत मौसूल हुई है कि इंटेलिजेंस निज़ाम मुलाजिमीन की आमद की पेशगोई करने में नाकाम रहा है। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला ने इंटेलिजेंस और निगरानी के निज़ाम के काम काज पर भी तबादिले ख्याल किया। मालूम हुआ कि डीजीपी ने चलो विजयवाड़ा को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से की गई कोशिशों और उठाए गए इक़दाम के बारे में वज़ीर आला को आगाह किया। वज़ीर आला ने निशानदेही की कि मुलाजिमीन के एहतजाज को रोका नहीं जा सकता क्योंकि मुलाजिमीन भेस में बदल के आ रहे थे और पहले विजयवाड़ा पहुंच रहे थे और वहीं रह रहे थे। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला ने डीजीपी को कई मशवरे दिए हैं कि मुस्तक़बिल में ऐसे मामला से कैसे निपटा जाए। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े गंडी चेरू चेक डैम में आज दोपहर 2 नौजवान गरक़ाब हो गए। तफसीलात के मुताबिक सन्नत नगर के 6 नौजवान गंडी चेरू चेक डैम तफरी के लिए गए हुए थे, जिनमें 2 नौजवान पानी में खड़े होकर तस्वीरें लेने के लिए गए। एक नौजवान पैर फिसलने से पानी में डूबने लगा, दूसरा उसे बचाने की कोशिश की लेकिन दोनों ही गरक़ाब हो गए, जिनकी शनाख्त सुधाकर और हरिकृष्णा के तौर पर हुई है। सुधाकर JHMC मेडचल में रोड आउटसोर्सिंग मुलाजिम था। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने नौजवानों की लाशों को निकालने में मसरूफ़ हो गई है। एक नौजवान की लाश निकाली जा चुकी है, दूसरे को तलाश किया जा रहा है। సడన్గా నుంచి వచ్చినాం అయితే సంగీత టెంపుల్ వెళ్దామని అనుకున్నాం. సంగీత టెంపుల్ దర్శనం చేసుకొని ఇటు వచ్చి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఉందని కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని వెళ్దామని అనుకున్నాం. అయితే మామూలుగా తింటే ఇద్దరు మా ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు అటు వెళ్ళారు. పక్కనే అని చెప్పి రాయి పక్కనే ఫోటో తీద్దామని వెళ్ళారు. వెళ్తే ఒకడు ఏం చేసిండు, కొంచెం కాళ్ళు కొంచెం కింద పడ్డాడు. బట్టలు తడిచిపోయినాయి కదా అని చెప్పి నాకు స్విమ్మింగ్ వచ్చి అని చెప్పి ఫస్ట్ వాడు ఏం చేసిండు, స్విమ్మింగ్ వచ్చినాడు మామూలుగా వచ్చి అని చెప్పి ఒక రౌండ్ వేద్దామని. इसके साथ ही खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।